कक्षा 6 गणित। आज हम लोग हल करने वाले प्रश्नावली 3.4। इस प्रश्नावली में हम लोग को ना संख्याएं दी गई रहेंगी। हम लोग को सार्वक गुणनखंड और सार्वक गुणज ज्ञात करना रहेगा, है ना। सार्व मतलब उभयनिष्ठ। सार्वक गुणनखंड और सार्वक गुणज को हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये में हमने यहाँ पर पहला प्रश्न लिख दिया है, 4 और 18 के सार्वक गुणनखंड क्या है। यहाँ पर हमें बताना है सार्वक गुणनखंड मतलब उभयनिष्ठ। पहले तो हम इसके गुणनखंड लिख लें। देखिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 4 के गुणनखंड लिखने का मतलब ये हुआ कि संख्या 4 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित कर देंगे, है ना, वही होगा गुणनखंड। वे संख्याएं जो जिससे हम लोग ना चार में भाग दे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे संख्या 1 से भाग देंगे 4 में तो 4 बार पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। संख्या 2 भी इसको विभाजित कर देगा और सिर्फ संख्या 4, ठीक है। यही कुल 3 इसके संख्या 4 के कुल गुणनखंडों की संख्या 3 है, जो है 1 है, 2 है और 4 है, ठीक है। इसके सभी हमने गुणनखंड लिख दिया। संख्या 18 के सभी हम लोग गुणनखंड लिखते हैं। देखिए 18 कौन कौन संख्याएं विभाजित कर देंगी। 18 के गुणनखंड, देखिए 1 तो इस संख्या को विभाजित कर देगा, 2 भी कर देगा, 2 9 18 हो जाएगा, फिर 3 भी कर देगा, ठीक है। 3 6 18 हो जाएगा। 3 से भी, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से होगा, है ना। 6 3 18, 6 से हो जाएगा। फिर 9 दूना 18, 9 से हो जाएगा और होगा वो संख्या 18 स्वयं से होगा विभाजित। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 के भी गुणनखंड सभी लिख दिए और 18 के सभी गुणनखंड हमने लिख दिया। तब यहाँ पे देखेंगे ना कि सार्वक गुणनखंड का मतलब होता है उभयनिष्ठ। इन दोनों में कौन कौन उभयनिष्ठ है ना, जो कि यहाँ पे 2 या 3 संख्याओं को देकर आपको पूछेगा। तो यहाँ पे सभी आपके गुणनखंड लिख देना है। यहाँ पे 4 और 18 में एग्जाम्पल लिया हुआ था, तो 4 के भी सभी गुणनखंड हमने लिख दिया, 18 के भी सभी गुणनखंड लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन इसमें दोनों मिल रहा है। तो देखिए एक संख्या तो इसमें भी मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, एक तो हमेशा मिलेगा, है ना। कोई भी संख्या रहे एक उसको विभाजित करेगा ही करेगा, तो एक तो कॉमन ये तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, है ना। एक यह मिल रहा है दोनों में और 2 भी मिल रहा है, बस इन दोनों संख्याओं के अलावा और कोई नहीं मिल रहा है, ठीक। लिख देंगे यहाँ पे 4 और 18 के सार्वक गुणनखंड कौन कौन है, 1 और 2 हैं, ठीक है। मतलब हमने समझ लिया, कोई भी आपको कितना भी संख्याएं लिख रहे हैं सबका आपको गुणनखंड कर देना है और देखेंगे कि जो दोनों में मिले। यदि 3 संख्याओं का लिखा रहेगा तो हम तीनों संख्याओं में मिलाना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ 2 संख्याएं थी, 4 और 18 के लिए था, तो 4 और 18 के हमने गुणनखंड लिखे और जो देखेंगे कि दोनों में मिलेगा वही हो जाएगा सार्वक गुणनखंड, मतलब उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन रहे। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बी यहाँ पर ये समझ लेते हैं ना कि 4 और 6 के यहाँ पे अब सार्वक गुणज को समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 4 के सभी गुणज लिख दीजिए। 4 के गुणज, 4 के गुणज मतलब यहाँ पे सभी प्राकृतिक संख्याओं में आपको गुणा करना रहता है। यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 इसी प्रकार से होती हैं। तो यदि जिस भी संख्या का आपको गुणज ज्ञात करना है तो 4 का 1 में गुणा कर देंगे तो पहली संख्या तो 4 का गुणज 4 ही मिलेगा। फिर 4 का 2 में गुणा कर देंगे, 4 दूना 8, फिर 4 3 12, ठीक है, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 5 20, 4 6 24, इसी प्रकार से मिलता चला जाएगा। किसी भी संख्या के गुणज अपरिमित रूप से अनंत आपको अनेक मिलते चले जाएंगे। चलिए 4 के गुणज हमने लिख दिया। चलिए अब हम लोग 6 के गुणज लिखते हैं यहाँ पे 6 के गुणज। 6 के, अब 6 का प्राकृतिक संख्या में गुणा कर दीजिए, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से गुणा करिए। 6 का 1 में जब गुणा कर देंगे तो पहले तो स्वयं संख्या ही मिलेगी। फिर 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 5 30, 6 का पारा जब 6 और पढ़ेंगे तो इससे जाएगा 36, 6 7 42, इसी प्रकार से आता चला जाएगा। बहुत सारे आपके 6 के गुणज अनंत आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे 4 के भी गुणज हम लिख दिए, 6 के भी गुणज लिख दिए। अब देखिए सार्वक गुणज कौन कौन से है। दोनों का गुणज लिखने के बाद सार्वक मतलब उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन कौन कौन से मिला है। तो पहली संख्या आपको मिलेगी 12, ठीक है, 12 दोनों में उभयनिष्ठ मिल रहा है आपको। फिर 12 के बाद आपको 24 मिलेगा। फिर इसके आगे यदि आप जाएंगे तो 36 इसमें भी मिलेगा। यहाँ पे 4 6 24 तक हमने लिखा है, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, है ना, 36 इसमें भी मिलेगा। तो इसी प्रकार से मिलता रहेगा। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 और 6 के सार्वक गुणज मतलब उभयनिष्ठ कौन कौन सा मिला। सार्वक गुणज मिला आपको 12, कामा आपको मिला यहाँ पे 24, फिर आपको मिला 36। तो यहाँ पे 12 मिला, 24 मिला, 36 मिला। फिर आगे इसके आप इसी प्रकार से और लिखते जाते हैं तो 48 मिलता, 60 मिलता, इसी प्रकार से मिलता, ठीक है, इत्यादि यही सब आपको मिल रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि यहाँ पे सार्वगुणज, यहाँ पे जब सार्वगुणनखंड की बात करें तो इनकी संख्या सीमित है, लेकिन यहाँ पे जब भी सार्वगुणज की बात करें तो इनकी संख्या सीमित नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक आपको मिलेंगे। चलिए यहाँ पे सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज हमने समझ लिया। और एक पॉइंट इसको भी हम आप याद रखेंगे, दो संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार्वगुणनखंड होता है सअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे सार्वगुणनखंड की बात हो रहा है, यहाँ पे सअभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी। यहाँ पे उदाहरण के लिए हमने एक प्रश्न ले लिया हुआ है, दोनों संख्याओं की गुणनखंड आप लिखे रहेंगे ना, तो उनमें केवल एक आपको उभयनिष्ठ मिलेगा, एक के अलावा कोई और संख्या नहीं मिलेगा, है ना। जैसे यहाँ पर हमने सार्वगुणनखंड यहाँ पे नोट किया तो यहाँ पे 1 और 2 भी मिल रहा था, संख्या 2 भी मिल रहा था। तो इस प्रकार से संख्याएं आपको मिलेंगी ना, किसी की सिर्फ सार्वगुणनखंड लेंगे तो सिर्फ एक ही संख्या मिलेगी, एक ही मिलेगा, इसके अलावा और कोई नहीं मिलेगा। तो वे दोनों संख्याएं आपस में सअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 4 और 15 को ले लिया गया। चलिए यहाँ पर हम 4 के गुणनखंड लिखते हैं। 4 के हमने गुणनखंड लिख दिया। 4 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित करेंगी, 1 विभाजित कर देगा, 2 भी पूरी तरह से विभाजित कर देगा और स्वयं 4, यही संख्या 4 के गुणनखंड बने। चलिए 15 गुणनखंड हम लोग लिखते हैं। 15 के गुणनखंड कौन कौन से बने, संख्या 1 तो इसको विभाजित ही करेगा, फिर 2 नहीं कर पाएगा, 3 करेगा, 3 और 5 करेगा और स्वयं संख्या 15 करेगी। इसको 15 के यही सब गुणनखंड है, ये सब संख्याएं 15 को पूरी तरह से विभाजित कर देंगी, 1 भी, 3 भी, 5 भी और 15 भी। तो यहाँ पर देखेंगे ना, इनमें यदि आप उभयनिष्ठ लेना चाहें, मतलब सार्वगुणनखंड लेना चाहें कि इन दोनों में कौन कौन सी संख्या मिलेंगी, तो केवल एक ही गुणनखंड मिल रहा है। ठीक है, केवल एक ही सिर्फ इन दोनों में उभयनिष्ठ है ना, केवल एक ही ऐसी संख्या है जो 4 को विभाजित कर देगी और 15 को विभाजित कर देगी। तो यह दोनों संख्याएं आपस में क्या सअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इस प्रकार से जो संख्याएं रहेंगी जिनके केवल एक आपको सार्वगुणनखंड मिलेगा, ठीक है, केवल एक यही मिलेगा, है ना, इसके अलावा कोई और मिलेगा तो आपस में सअभाज्य संख्या हम लोग नहीं कह सकते। लेकिन सिर्फ जब एक मिलेगा, जब दोनों में सार्वगुणनखंड उभयनिष्ठ केवल एक मिलेगा, तो हम लोग कह देंगे दोनों संख्याएं आपस में क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। आ जाते हैं हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों पे। पहला प्रश्न हम लोग को दे दिया गया ना, निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं दो संख्याओं करके दिया हुआ है, दो संख्याएं दी हुई हैं, तो हम दोनों के गुणनखंड लिखेंगे और जो दोनों में गुणनखंड उभयनिष्ठ हो वही हो जाएंगे सार्वगुणनखंड। चलिए हम लोग लिख देते हैं। हल करने वाले हम लोग पहले वाले प्रश्न को, पहले में भी हम लोग ए को हल करेंगे। चलिए लिखते हैं 20 के गुणनखंड। पहले दोनों संख्याओं का आपको गुणनखंड लिखना पड़ेगा। 20 को कौन कौन सी संख्या में विभाजित करेंगे, वो संख्या है 1, 2 भी कर देगा, 3 तो इसको पूरी तरह से नहीं विभाजित करेगा, 4 5 20, 4 भी कर देगा, 5 भी कर देगा, 6 3 18 होता है ना, तो यह नहीं हो पाए, 6 नहीं कर पाएगा, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं क्योंकि 16 हो जाएगा, 9 भी नहीं, 10 सीधा करेगा, 10 करेगा और 20 करेगा, यही संख्या है जो 20 के गुणनखंड है। चलिए 28 का भी हमें लिखना है तो 28 का भी लिख दीजिए। यहाँ पे लिखते हैं 28 के 28 को कौन कौन सी संख्या में विभाजित करेंगे, एक तो विभाजित करेगा ही करेगा, 2 भी कर देगा, 3 9 27, 3 नहीं करेगा, 4 7 28, तो 4 भी कर देगा और फिर संख्या हो जाएगी 7। ठीक है, 7 के बाद 14 कर देगा, 14 दूना 28 हो जाएगा, फिर वो स्वयं संख्या है 28। तो यहाँ पे इन दोनों में सार्वगुणनखंड कौन सा बना, मतलब कौन कौन दोनों में उभयनिष्ठ है, तो वह संख्या 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसके अलावा कोई और उभयनिष्ठ नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं 20 और संख्याएं 20 और 28 के सार्वगुणनखंड 1, 2 और 4 हैं, यही 3 संख्याएं मिल रही हैं। चलिए बी वाले प्रश्न में हम लोग आ जाते हैं। बी में हम लोग को संख्याएं दे दी गई 15 और 25 है, तो 15 के गुणनखंड हम लोग लिखते हैं। गुणनखंड कौन कौन सी संख्याएं 15 को विभाजित करेंगे, वो संख्या 1 है और फिर सीधा 5 करेगा, है ना, नहीं 3 भी कर देगा, 3 5 15, 3 और 5 हो गया और 15। ठीक है, ये सब संख्याएं 15 को पूरी तरह से विभाजित कर देंगी, 1 और 3 और 5 और 15। ठीक है, चलिए और हमें लिखना है 25 के गुणनखंड। चलिए 25 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करेगा, एक तो सबको कर देगा ही कर देगा और सीधा फिर 5, फिर वो संख्या है सीधा 25। इन दोनों संख्याओं को में कौन कौन सी संख्याएं उभयनिष्ठ है, मतलब कौन कौन से गुणनखंड दोनों में उभयनिष्ठ है, तो 1 है और वो दोनों में बन रहा है 5। ठीक है, लिख देते हैं संख्याएं
चलिए संख्याएं करके लिख देते हैं। संख्याओं 15 और 25 के सार्व गुणनखंड 1 और 5 रहेगा, हटा देते हैं इसको, 5 है। ठीक है, इन दोनों में सार्वभौमिक गुणनखंड नहीं 1 और 5 बन रहे जो दोनों में। चलिए बी हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग सी पे। 35 और 50 दे दिया गया, नोट करते हैं, लिखते हैं 35 के गुणनखंड। तो कौन बनेगा? एक तो बनेगा ही बनेगा, फिर तीन नहीं बनेगा, 5 बनेगा सीधा। 5 7 35 होता है, 5 यहाँ पे 7 होगा, फिर 35, यही कुल 4 संख्याएं बन रही है। और फिर 50 का लिखना है हम लोग को। 50 के गुणनखंड। 50 कौन कौन से गुणनखंड है? एक भी इसको पूरी तरह से विभाजित कर देगा, 2 भी पूरी तरह से विभाजित कर देगा, 3 नहीं कर पाएगा, 4 दूना 8, 4 भी नहीं कर पाएगा। फिर संख्या है 5, फिर 10 हो जाएगा, फिर 10 के बाद सीधा 25 होगा, 25 के बाद फिर 50 हो जाएगा। यही सब उसके गुणनखंड बने। तो इन दोनों में कौन कौन सी संख्या है? उभयनिष्ठ है। तो संख्या 1 इसमें भी, 1 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। ठीक है, लिखते दें 35 और 50 के सार्व गुणनखंड 1 और 5 हैं। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। चलिए डी वाले प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। डी में हम लोग को जो 2 संख्याएं दे देंगे हैं 56 और 120 है। लिखते हैं 56 के गुणनखंड। 56 के गुणनखंड बनेगा, एक से भी पूरी तरह से विभाजित है, 2 से विभाजित है। ठीक है, और 6 5 11, 3 से नहीं विभाजित है, 4 से पूरी तरह से विभाजित है, 4 एकम 4, 4 चौका 16 हो जाएगा। 6 से पूरी तरह से नहीं विभाजित है, 7 8 है 56, 7 से भी पूरी तरह से विभाजित है, 8 से भी पूरी तरह से विभाजित है। और ये संख्या 14 दूना 28, 14 3 42, 14 चौको 56 ना, 14 से भी पूरी तरह से विभाजित है। तो यह 28 से भी हो जाएगा, हो गया, फिर 28 से हो जाएगा, फिर 56 से तो होगा ही होगा। ठीक है, कुल इतने ही गुणनखंड इसके बने। चलिए अब 120 का भी हमें लिखना है। तो 120 के गुणनखंड। और पिछली क्लासों में हमने बताया था कि आप गुणनखंड किस प्रकार से करना है, एक बार हम करके आपको दिखाते हैं। 120 का करना रहेगा ना, तो 120 बराबर 101 गुणते 120 कर दीजिए, एक तो रहेगा ये 120, ये भी रहेगा, फिर 2 इसमें सम्मिलित कर दीजिए। ठीक है, तो 120 बराबर 2 गुणते 6 दूना 12 होता है, तो 60 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। फिर इसमें 2 सम्मिलित कर दीजिए, 120 बराबर 2 इसमें सम्मिलित कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा 30, यह भी होगा। और 120 का क्या हो जाएगा गुणनखंड? यदि 3 इसमें सम्मिलित कर दें यहीं पर, यदि 3, तो यह हो जाएगा 3 दूना 6 गुणते 20। और देखिए कौन सा बनेगा? 120 बराबर, यहाँ से यदि हम लोग करना चाहें तो इसको आधा कर दीजिए 15, और 2 इसमें सम्मिलित कर दीजिए, तो यहाँ पे 8 गुणते 15, ये भी हो जाएगा। और यदि यहाँ से करना रहेगा आप 10 गुणते 16 भी हो जाएगा। 120 बराबर 10 गुणते 12, यहाँ पे 12 हो जाएगा। इसमें यदि यहाँ पे गुणनखंड इसका कर दें 20 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 गुणते 10 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यदि यहाँ पर भी 3 इसमें सम्मिलित कर दें तभी भी हो जाएगा। 120 बराबर यहाँ पे 8 3 24। ठीक है, यहाँ से यदि हमने 3 ले लिया तो यहाँ पर 5 बचा हुआ है, 24 में यदि 5 का आप गुणा कर देंगे तभी भी 120 मिलेगा। और क्या हो जाएगा 120 का? यहीं से देखिए, यहाँ पे 3 रखिए, 2 इसमें सम्मिलित कर दीजिए, 3 गुणते यहाँ पे 40 हो जाएगा, 4 3 12 120 हो जाएगा। इतने ही प्रकार से होगा। 120 के गुणनखंड काफ़ी बन रहे हैं सब। चलिए इन सबको हम लोग नोट करते हैं। देखिए 1 भी बन रहा है, 2 भी बन रहा है, और 3 भी बन रहा है, 4 भी बन रहा है। नोट करते हैं, 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, और 5 भी बन रहा है, तो 5 को भी नोट करते हैं। 6 बन रहा है, 6 भी बनेगा, 6 भी है, और 7, फिर 8 बन रहा है, 8 को नोट कर दीजिए। और फिर चलिए 8 के बाद हम लोग नोट करते हैं 12 को, 10 भी है, 10 को भी नोट कर देते हैं, 10 है, फिर 12 है, 10 को भी नोट कर दिया गया, 12 को भी नोट कर दिया गया, 15 भी है,
चलिए 15 को भी नोट कर दिया गया। अब किसको नोट करें, चलिए 20 को नोट करते हैं। 20 को, फिर 30 को भी नोट कर देते हैं। 30 हो गया। चलिए यहाँ पर फिर हम लोग 24 को नोट करते हैं। चलिए इससे पहले इसको नोट कर देना चाहिए था, ये भी बनेगा गुणनखंड, तो ये भी है, 24 भी है। 24 को भी हमने नोट कर दिया। और 40 को, 60 को यहाँ पे और नोट करते हैं हम लोग। 40, 60, 40, 60, 120 को नोट कर देते हैं। तो यही सब इसके गुणनखंड बन रहे हैं। 120 के इतने सारे गुणनखंड हैं। तो देख लीजिए दोनों में कौन से गुणनखंड उभयनिष्ठ बन रहे हैं। एक तो दोनों में उभयनिष्ठ बनेगा, साथ साथ दोनों में उभयनिष्ठ बन रहा है, 2 भी बनेगा। 4 भी यहाँ पे इन दोनों में उभयनिष्ठ बन रहा है। 8 भी देख रहे हैं, दोनों में उभयनिष्ठ बन रहा है। इसके अलावा कोई और नहीं बन रहा है। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे 56 और 120 के सार्वगुणनखंड 1, 2, 4 और 8 हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको करना है। तो पहला प्रश्न हल हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न में हम लोग को दिया निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें कुल 3 संख्याओं के हमें ज्ञात करना है। इन तीनों संख्याओं में देखेंगे जो उभयनिष्ठ रहेगा। तो यहाँ पे सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। 4, 8, 12 हैं पहले प्रश्न में, हल करने वाले हम लोग। दूसरे में भी 1 को हल करेंगे और संख्याएं हमें दे दिए गए हैं, 4 है, 8 है और 12 दे दिया गया है। हम लोग लिख देते हैं के गुणनखंड। पहले हम लोग गुणनखंड ज्ञात कर लें, फिर हम लोग देख लेंगे क्या उभयनिष्ठ है। के गुणनखंड, तो 4 के गुणनखंड कौन कौन संख्याएं 4 को विभाजित करेंगे, वो संख्या 1 है, 2 है और स्वयं 4 है। 8 के गुणनखंड की हम लोग बात करें, गुणनखंड कौन कौन से बनेंगे, तो 1 भी इसको विभाजित कर देगा, 2 भी, 4 भी पूरी तरह से इसको विभाजित कर देगा और स्वयं 8 भी, यही सब गुणनखंड है। चलिए 12 के गुणनखंड की हम लोग बात करें तो 1 तो करेगा ही करेगा, 2 भी कर देगा पूरी तरह से, 2 छक 12 हो जाएगा, 3 चौका 12 तो 3 भी हो जाएगा और 4 भी हो जाएगा, फिर 6 दूना 12 तो 6 भी हो जाएगा और फिर 12। इस प्रकार से हमने जो भी तीनों संख्याएं दी गई थी ए वाले प्रश्न में, सभी के यहाँ पर हमने गुणनखंड लिख लिए। ठीक, गुणनखंड लिखने के बाद अब देख लेते हैं क्या क्या इन तीनों में उभयनिष्ठ है। देखिए एक तो यहाँ पे तीनों में उभयनिष्ठ है, अब तीनों में उभयनिष्ठ मिलाएंगे और देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है ना, 2 भी उभयनिष्ठ हो जाएगा। और देखिए 4 है इसमें और इसमें, तीनों में 4 है, तो यही सब बन रहे हैं उभयनिष्ठ। 4, 8, 12 के सार्वगुणनखंड हम लोग को यही मिला 1, 2, 4, जो कि यहाँ पे तीनों में अवेलेबल है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 4, 8 और 12 के सार्वगुणनखंड हमें मिला 1, 2 और 4 हैं। ठीक है, यही मिल रहा है हम लोग को। इन जो 3 संख्याएं हम लोग को दे दी गई थी, इनके हमने सभी गुणनखंड ज्ञात किए, 4 का भी, 8 का भी, 12 का भी, सबका गुणनखंड ज्ञात किया। गुणनखंड देखा तो यहाँ पे तीनों में कौन कौन संख्याएं उभयनिष्ठ थी, तो यहाँ पे 1, 2, 4 तीनों में उभयनिष्ठ था। ठीक है, चलिए बी वाले प्रश्न को हम लोग हल कर देते हैं। देखिए बी में हम लोग को दिया हुआ है संख्या है ना 5, 15, 25 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए पहले 5 का हमें लिखना है और 15 का और 25 का। तो पहले 5 का लिखते हैं, 5 के गुणनखंड। ठीक है, 5 की कौन कौन सी गुणनखंड हो गए, तो 1 और 5, यही 2 संख्या हैं जो 5 को पूरी तरह से विभाजित कर देंगे। चलिए 15 के गुणनखंड हम लोग लिखते हैं। 15 को कौन कौन संख्या में विभाजित करेंगे, 1 हो जाएगा और 3, 5 15 होता है, तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। यही 4 संख्याएं हैं जो 15 को पूरी तरह से विभाजित कर देंगे। 25 के गुणनखंड हम लोग लिखते हैं। 25 गुणनखंड कौन कौन होगा, 1 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 5, 5 5 25 होता है, फिर यहाँ पर हो जाएगा 25। यही कुल 3 इसके गुणनखंड बन रहे हैं। अब देखिए सार्वगुणनखंड कौन कौन है ना, तीनों में कौन कौन से उपलब्ध है हम लोग को। 1 देखिए तीनों में उपलब्ध है हम लोग को, और यहाँ पे 5 भी तीनों में हम लोग को अवेलेबल है। ठीक है, तो यही हो जाएगा। यहाँ पे 5, 15, 25 के सार्वगुणनखंड हम लोग को 1 और 5 मिलेगा, है ना। 1 और 5 क्या है, तीनों गुणनखंडों में उपस्थित है। लिख देते हैं 5, 15, 5, 15 और 25 के सार्वगुणनखंड 1 और
5 है। हल हम लोग तीसरे वाले प्रश्न करने वाले हैं। तीसरा वाला प्रश्न हमें दे देगा ना, निम्न के प्रथम 3 व सारों गुणज ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 हम लोग को बताना है, क्योंकि गुणजों की संख्या ना अपरिमित रूप से अनेक प्राप्त होगा, लेकिन हम लोग को क्या करना है, प्रथम 3 ज्ञात करना है। चलिए हम लोग हल कर देते हैं। तीसरे का ए हम लोग को ज्ञात करना है, तो 6 और 8 के हमें ज्ञात करना है गुणज। तो पहले 6 के गुणज हम लोग ज्ञात कर देते हैं। 6 के गुणज प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 में इस प्रकार से गुणा करते जाइए। तो यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे, तो 6 का 1 में गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 6 का 2 में गुणा कर देंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। 6 का फिर संख्या 3 में गुणा कर देंगे, 6 3 18 हो जाएगा। फिर 6 चौका 24, 6 5 30, 6 6 का 36, 6 7 42, 6 48। इसी प्रकार से अपरिमित रूप से अनेक आपको गुणज मिलेंगे 6 के। चलिए 8 के गुणज हम लोग ज्ञात करते हैं। 8 के गुणज तो यह हो जाएगा 8 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौका 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64 रहेगा, इत्यादि रहेगा। तो यहाँ पे पहला हमें गुणज सारों गुणज 24 मिला है, फिर हम लोग को 48 मिल रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप आइडिया लगा लीजिए कि अगला कौन सा मिलेगा, है ना। देखिए पहला 24 मिला, फिर 48 मिला, फिर इसी प्रकार से 72। इस प्रकार समझ लीजिए कि 24 का पहाड़ा हो रहा है उभयनिष्ठ। देखिए 24 है, फिर 48 है, फिर 72 होगा, इसी प्रकार से आगे, है ना। तो यही मिला, हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि प्रथम हमें 3 ज्ञात करना है। तो 1 मिल गया, 2 मिल गया, तो इसी प्रकार से आइडिया लगा लीजिए कि तीसरा कौन सा उभयनिष्ठ होगा। अगला हो जाएगा 72, है ना। 72 यहाँ पे 6 के भी गुणे में आएगा और 8 के भी गुणे में आपको 72 मिलेगा। ठीक है, 8 के भी गुणज में मिलेगा। चलिए हम लिख देते हैं 6 और 8 के प्रथम 8 और 6 के प्रथम 3 सार्वगुणज, क्योंकि गुणजों की संख्या दोनों में वहनिष्ठ गुणजों की संख्या ना अपरिमित रूप से अनेक आपको प्राप्त मिलेगा, है ना। 24 का पहाड़ा है, मतलब 24 का यहाँ पे 1 में 2 में 3 में इस प्रकार से गुणा करते जाएंगे तो अपरिमित रूप से आपको अनेक प्राप्त हो जाएगा, अनंत मिलेगा। लेकिन हम लोग को सिर्फ प्रथम 3 ज्ञात करना था, तो हम लोग पहले 3 बता देते हैं। एक 24 आपको मिला, एक 48 मिला, आगे आप करते जाएंगे तो आपको अभी 72 मिलेगा। ठीक है, तीसरा यही है। यहाँ पर हमने लिख दिया प्रथम, यहाँ पे 3 लिखना था, प्रथम 3 सार्वगुणज, यहाँ पे 24 कामा 48 और 72 है। ठीक है, प्रथम 3 हमने लिख दिया। चलिए बी वाले प्रश्न हम लोग को दिया है 12 और 18 का ज्ञात करना, है ना। लिखते हैं 12 के गुणज, ठीक है, और 18 के। तो जब आपको 12 के गुणज लिखना है तो मतलब आपको 12 का प्राकृतिक संख्या 1 2 3 में इस प्रकार से गुणा करना है। पहले तो पहाड़ा पढ़ते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 दूना 24 होता है, 12 3 36, 12 3 36 हो गया, 12 चौक 48, 12 5 60, 12 छक 72, 12 84, 12 8 96, 12 9 102। इसी प्रकार से रहेगा। हम लोग 2 मिल जाएगा तो तीसरा हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे 18 के गुणज हम लोग ज्ञात करते हैं। 18 का 1 2 में 3 में इस प्रकार से गुणा करेंगे तो कौन सा मिलेगा, पहला तो आपको 18 ही मिलेगा, फिर 18 दूना आपको 36, 18 3 आपको 54 मिल जाएगा, 18 3 54 हो गया, 18 चौक 72 हो गया, 72 के बाद फिर 18 5 90 होता है। इसी प्रकार से आप लिखते जाइए, 108 हो गया, 126 हो गया, इसी प्रकार से होगा। पहले देख लेते हैं कि हम लोग को पहला दूसरा तीसरा कौन सा मिल रहा है। तो देखिए पहला हम लोग को ना यहाँ पे 36 मिल रहा है। ठीक है, 36 इसमें भी है, 36 इसमें में पहली संख्या हम लोग को मिल गया। दूसरी संख्या 72 है, यहाँ पर भी 72 मिला। तो इससे आपको आइडिया लग गया ना कि यहाँ पे 36 का 36 36 दूना 72, यहाँ पे 12 9 108 हमें लिखना है, यहाँ पे 102 लिख दिया है, यहाँ पे 108 है। तो यहाँ पे ये तीसरी संख्या यही मिलेगा, है ना, 36 72। फिर यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए कि 36 का जो पहाड़ा है वही उभयनिष्ठ हो रहा है। ठीक है, दोनों में सारों गुणज यही उभयनिष्ठ हो रहा है। यहाँ पे 36 हो गया, फिर 72 हो गया, फिर 108 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 36 में 4 का गुणा कर देंगे तो फिर आप चौथा भी गुणज प्राप्त कर लेंगे, है ना। यहाँ पे 36 में यदि 5 का गुणा कर देंगे तो 5वां गुणज भी आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो यही है, उभयनिष्ठ हो रहा है। 36 72 108 लिख देते हैं। 12 और 18
के प्रथम 3 सार्वगुणज आपको मिल रहा है 36, 72 और 108 है। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न हम लोग को दे दिया गया ना, 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हों, है ना। ध्यान रखेंगे हम लोग 3 और 4 दोनों के सार्वगुणज हम लोग पहले लिख लेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों में क्या क्या उभयनिष्ठ हो रहा है। ठीक है, कौन कौन सी संख्याएं उभयनिष्ठ होती जा रही हैं और सब हम लोग 100 से छोटा ही लेंगे। ठीक है, तो पहले 3 और 4 के गुणज लिखिए, फिर हम लोग देख लेंगे कौन कौन सार्वगुणज है, कौन कौन उभयनिष्ठ हो रहा है। लिखते हैं हम लोग हल। चौथे वाले प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं 3 के गुणज। ठीक है, 3 के गुणज क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। इसी प्रकार से आपको मिलता चला जाएगा। चलिए, और 4 के भी गुणज, 4 के गुणज, 4 कौन कौन सा गुणज होगा, 4 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, प्राकृतिक 1 2 3 4 में गुणा करते जाइए। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 5 20, 4 छक्का 24, 4 7 28। इसी प्रकार से रहेगा। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं इन दोनों का सार्वगुणज कौन कौन सा बन रहा है। तो पहली संख्या आपको मिल रहा है 12। ठीक है, पहली तो संख्या आपको 12 ही मिल रहा है, फिर 12 के बाद आपको मिल रहा है 24। अब इससे आपको आइडिया लग गया ना कि 12 के बाद मिला 24, तो फिर अगला कौन सा मिलेगा, 36 मिलेगा। संख्या 3 के भी हमने गुणज लिख दिए, संख्या 4 के भी हमने गुणज लिख दिए। अब यहाँ पर हमने देखा कि कौन कौन सा सार्वगुणज बन रहा था, तो वो संख्या 12 था, फिर 24 था। इसी प्रकार से आपने आइडिया लगा लिया कि जो 12 के गुणज हैं वही उभयनिष्ठ बन रहे हैं। ठीक है, 12 24, फिर आगे हम लोग आगे इनकी भी संख्याएं लिखते जाएंगे। 3 के गुणज लिखेंगे आगे और 4 के गुणज लिखेंगे। तो देखिए 12 मिला, फिर 24 मिलेगा, फिर आगे आपको 36 मिलता है ना। 36 इसमें भी मिलता, 36 इसमें भी मिलता। 12 के 12 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 5 60, 12 छक 72, ये सब संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, बस यहाँ पे 2 आपने देखा, इससे आपने आइडिया लगा लिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, 100 से छोटा तक हमें लिखना है, सभी लिख देते हैं कि सार्वगुणज रहेगा। सार्वगुणज संख्याएं क्रमशः आपको मिला 12, फिर मिलेगा आपको 24, 100 से छोटा ही हम लोग लेंगे। 12 3 36, 12 चौक 48, 12 5 6 60, 12 छक 72 रहेगा, 12 7 84, 12 8 96। बस यहीं तक हम लोग ले सकते हैं ना। इसके आगे की संख्या लेंगे तो हम लोग वो 100 से पार हो जाएगा, 108 हो जाएगा, तो 108 को नहीं लेंगे। यही है 100 से छोटी संख्या 3 और 4 के सार्वगुणज संख्या हम लोग को यही मिला, 12 24 36। इसी प्रकार से इन सबको हमने लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से चौथा प्रश्न हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न हम लोग को दे दिया गया है ना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सअभाज्य हैं। सअभाज्य संख्याओं के लिए हमें पता है ना कि जो भी हमें 2 संख्याएं दिए रहेंगे, हमेशा 2 संख्याएं दिया रहेगा आपको। तो जब दोनों संख्याओं के हम लोग ना गुणनखंड लिखेंगे ना, दोनों संख्याओं के हम लोग गुणनखंड लिखे ना, तो संख्या 1 के अलावा, है ना, कोई और आपको गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे जो भी 2 संख्याएं दी गई हैं, दोनों संख्याओं को हम लोग गुणनखंड लिखेंगे और देखेंगे कि सिर्फ केवल एक मिलना चाहिए, है ना, संख्या 1, जो इस भी संख्या को विभाजित कर दे और इस भी संख्या को। चलिए हम लोग बारी बारी से करके देखते हैं। यहाँ पे 18 और 35 है। चलिए ए वाले में हम लोग को संख्या दे दी गया 18 और 35 के ना, तो 18 के हम लोग गुणनखंड लिखेंगे के, लिख दीजिए 18 की गुणनखंड। 18 कौन कौन संख्या में विभाजित कर देगा, यहाँ पे 1 भी इसको विभाजित कर देगा, 2 भी, है ना, 3 भी संख्या 18 को पूरी तरह से विभाजित कर देगा। चलिए 4 नहीं कर पाएगा, 5 भी नहीं करेगा, 6 3 18, 6 भी हो जाएगा, और फिर 9 दूना 18, ये भी हो जाएगा। और यहाँ पे ये संख्या स्वयं, इतने सारे सब इसके गुणनखंड बने 18 के। चलिए और एक संख्या थी 35, लिखते हैं 35 के गुणनखंड। 35 कौन कौन संख्या में विभाजित कर देंगे, 7 5 35 होता है ना, तो 1 हो जाएगा, और 7 5 35, तो 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 35। ये हमने 18 के भी सभी गुणनखंड लिख दिए, संख्या यहाँ पे 35 के भी सभी गुणनखंड लिख दिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि सार्वगुणनखंड कौन कौन सा बना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ ना यहाँ पे संख्या 1 के अलावा कोई और उभयनिष्ठ नहीं बन पा रहा है ना। सार्वगुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई और नहीं बन रहा है। तो ये देख रहे हैं कि सिर्फ संख्या 1, जिन भी 2 संख्याओं का हम लोग
गुणनखंड उभयनिष्ठ लें, सिर्फ संख्या यदि एक मिला तो वह दोनों संख्याएं आपस में क्या सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगे, है ना। ये हमने पहले भी पढ़ा था। चलिए यहाँ पर ये जो संख्या लिखी गई है 18 और 35, ये दोनों आपस में क्या है सहभाज्य संख्या हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको नोट कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे हल। हम लोगों ने 5वें प्रश्न को किया तो यहाँ पर जो पहली संख्या दिया गया था यह बना, ठीक है। यहाँ पर पहले प्रश्न में जो दो संख्याएं दी गई थी आपस में सहभाज्य संख्याएं थी, तो इसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया, और जो नहीं होगा उसको हम लोग नहीं नोट करेंगे, ठीक है। चलिए 15 और 37 को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। बी वाले प्रश्न में हम लोग को 15 और 37 दे दिया गया। लिखते हैं यहाँ पे बी वाले को, लिख दिया यहाँ पर हमने 15 गुणनखंड। 15 कौन कौन संख्या में डिवाइड कर देगा, 1 हो जाएगा, और 3 5 15 होता है तो 3 हो जाएगा, और 5 और स्वयं संख्या 15, इसके 15 गुणनखंड हम लिख दिया। 37 के लिखते हैं। 37 एक अभाज्य संख्या होती है ना, यहाँ पर यह सिर्फ 37 से विभाजित होगा और 1 से, तो यहाँ पर हमने 1 और 37 लिख दिया। इन दोनों में सारो गुणनखंड कौन कौन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ संख्या 1 है जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ बन रही है ना, दोनों गुणनखंडों में सिर्फ 1 ही उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर यह दोनों संख्याएं आपस में क्या हो जाएगा, 15 और 37 आपस में सहभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाले को भी हम लोग आंसर में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बी भी बना, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सी वाले पे। सी वाले को हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे संख्या हम लोग को 30 और 415 दे दिया गया है। यहाँ पे सी में संख्या 30 और 415 दिया हुआ है। लिखते हैं 30 के गुणनखंड हम लोग लिख देते हैं, और यहाँ पे 415 के गुणनखंड हम लोग लिख देते हैं। चलिए तो यहाँ पे संख्या 30 को कौन कौन सा संख्या विभाजित कर देगा, 1 भी विभाजित कर देगा, 2 भी, और यहाँ पे 3 भी विभाजित कर देगा, 4 नहीं कर पाएगा, 5 कर देगा, 5 6 का 30 होता है, 5 और 6 हो गया, और फिर आगे संख्या 10 हो जाएगी, 10 तिहाई 30 हो जाएगा, और फिर 15 दूना 30, यही सब संख्याएं बन रही हैं जो इसको विभाजित कर देगा, और 30 भी बना। चलिए 415 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित करेंगे। 415 को देखिए एक तो विभाजित करेगा ही करेगा, और संख्या हम देख रहे हैं इकाई स्थान पर ना, यहाँ पे इकाई स्थान पे संख्या 5 है, मतलब ये इस संख्या को ना संख्या 5 विभाजित कर देगा, और 4 1 5 हो गया, 5 5 10, संख्या 3 नहीं विभाजित करेगा, यहाँ पे यह विभाजित करेगा संख्या 5। तो अब चलिए इसके और चाहे तो हम लोग गुणनखंड लिख सकते हैं, लेकिन आपने यह देख लिया ना, पहले ही देखा, मतलब गुणनखंड तो इसका और भी होगा, लिखना रहेगा तो हम लोग पूरा लिख देंगे फिलहाल में। लेकिन इतना देखिए हम लोग को सहभाज्य संख्याएं बतानी है, लेकिन देखिए यहाँ पर ना 1 के अलावा एक तो उभयनिष्ठ है, लेकिन अब आप देखिए ना 5 दोनों में आ गया, अब बस दोनों में आ गया तो यह क्या हो गया, ये दोनों संख्याएं आपस में सहभाज्य संख्या नहीं बना, केवल एक ही हम लोग को मिलना चाहिए। 1 के अलावा और कोई सारा गुणनखंड मिल जाएगा तो वो संख्या आपस में सहभाज्य संख्या नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर ये सी वाला नहीं बन पा रहा है, तो सी वाले को हम लोग नहीं नोट करेंगे। चलिए कारण हमें बता दिया, चाहेंगे तो और गुणनखंड इसका हम लोग लिख सकते थे, लेकिन बस 2 देख लीजिए कि 1 के अलावा कोई और मिला तो अब बोल दीजिए कि आपस में सहभाज्य संख्या नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 गुणनखंड उभयनिष्ठ मिल रहे हैं। हो सकता है इसके आगे भी करें हम लोग गुणनखंड तो आगे भी मिले, ठीक है। तो 2 मिल गया तो हम लोग इसको आगे नहीं करते हैं। चलिए आ जाते हैं डी वाले पे। डी में हम लोग को दे दिया 17 और यहाँ पे 68 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग चेक करते हैं। 17 है, लिख देते हैं के गुणनखंड, और एक है 68 के गुणनखंड। चलिए 17 गुणनखंड, 17 एक अभाज्य संख्या होता है, यह संख्या सिर्फ 1 और 17 से विभाजित है, और 68 की बात करें तो ये 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से देखें 6 दूना 12 13 14, 3 से नहीं विभाजित है, 1 से विभाजित है, 2 से, और फिर यह संख्या 4 से विभाजित है ना, 3 से नहीं विभाजित है। यहाँ पे जोड़ने पर 6 में 8 जोड़ देंगे तो 6 दूना 12 13 14 आ रहा है, ठीक है, 14 आ रहा है, जो कि 3 का गुणज नहीं है, तो यहाँ पे 3 से विभाजित नहीं है। फिर ठीक है, यह संख्या फिर 4 के बाद सीधा 17 से विभाजित है, ठीक है, 17 चौका 68 होता है, तो ये सब हो गया, और फिर यहाँ पे हम लोग 68 लिख देते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के हमने गुणनखंड लिखे ना, तो देखा कि कौन कौन सा सारा गुणनखंड है, दोनों में कौन कौन उभयनिष्ठ हो रहा है। संख्या 17 और यहाँ पे 68 के हमने गुणनखंड लिखे ना, तो देख लीजिए कौन कौन से गुणनखंड उभयनिष्ठ बन रहे हैं। तो यहाँ पर 1 भी उभयनिष्ठ हो जा रहा है, और 1 के अलावा देख रहे हैं कि आप 17 भी उभयनिष्ठ हो जा रहा है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों संख्याएं आपस में सहभाज्य संख्या नहीं बनी, ठीक है। तो इसको भी हम लोग नहीं नोट करेंगे। चलिए अभी नहीं बना, डी भी नहीं बना। चलिए ई को हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे 216 है और 215 है। चलिए ई को चेक करते हैं, 216 और एक 215 के लिख देते हैं गुणनखंड। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, इसके भी गुणनखंड हम लोग चेक करते हैं। तो ये संख्या इकाई स्थान पर 6 है ना, 0 2 4 6 रहता है, 8 रहता है, तो ये संख्या 2 से विभाजित है। एक से तो सभी संख्याएं रहेंगी, 1 से भी हो गया, 2 से भी हो गया, 3 से भी देख रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं ना, तो 2 1 3 और 3 में 6 जोड़ देंगे 9 है, तो यहाँ पे यह संख्या क्या है
3 से भी विभाजित है। चलिए 4 से विभाजित है कि नहीं, यहाँ पे इकाई दाएं के अंकों को देख लीजिए, यहाँ पे 4 से विभाजित है इकाई दाएं का अंक, तो यहाँ पे 16, 4 चौका 16, तो ये संख्या 4 से विभाजित है, 5 से तो होगा नहीं। 6 से चेक करने के लिए वो संख्या 2 से और 3 से, दोनों संख्याओं से पहले से ही विभाजित होनी चाहिए। तो देख रहे हैं संख्या 2 और 3 से विभाजित है, तो ये संख्या 6 से विभाजित है ना। फिर ये संख्या हो जाएगा 12 से भी पूरी तरह से विभाजित है, ठीक है। यहाँ पे 3 चौका 12 हो जाएगा, 6 तियां 18 से भी ये संख्या पूरी तरह से विभाजित है, 18 से भी है, 36 से भी है, 72 से भी है, 108 से भी है और स्वयं 216 से। ये संख्या इतनी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित है। और चलिए यहाँ पर हम लोग को 215 को बताना है, तो यहाँ पे संख्या ये 1 से विभाजित है। 2 से लिए इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए था, नहीं है। चलिए 3 से विभाजित है कि नहीं, यहाँ पे जोड़ दीजिए, 5 में 1 जोड़ देंगे 6, 7, 8 हो रहा है ना। वो संख्या है 3 का गुणज होना चाहिए, तो नहीं बना, सीधा संख्या है। फिर 5 से विभाजित है। और करना रहे तो इस प्रकार से आप चाहें तो इसका कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 215 का हम लोग को ज्ञात करना है, तो 215 यदि हम लोग को गुणनखंड करना है तो 5 आप इकाई अंक देखकर आपको पता चल गया 5 है, तो 5 से फिर इसमें भाग दे दीजिए इस संख्या में, 5 चौका 20 और 5 चौका 20 और फिर 5 3 15, 43 बार में। और 43 होता है एक अभाज्य संख्या, ये संख्या 43 से विभाजित है। यह स्वयं संख्या फिर यहाँ पे 215 से विभाजित है। तो यहाँ पे देख लीजिए इन दोनों में क्या क्या मिल रहा है, तो सिर्फ एक के अलावा और कुछ नहीं मिला है, ठीक है ना। सिर्फ एक मिल रहा है और ना ही 5 इसमें है, और यहाँ पे 43 है तो इसमें 43 है ही नहीं, 215 इसमें तो यहाँ पे 216 है। तो यहाँ पे संख्या एक के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा, दोनों संख्याओं के हमने गुणनखंड लिखे, सारों गुणनखंड सिर्फ एक मिलना चाहिए, तो इसमें केवल एक मिला, तो यह दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, आपस में सहभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। ई बना, ठीक है, यह हो गया। चलिए 81 और यहाँ पर हम लोग 16 को चेक करते हैं, 81 16, ठीक है, लिखते हैं। चलिए संख्या 81 गुणनखंड लिखे, तो ये संख्या 1 से विभाजित है, फिर संख्या 3 से विभाजित है, और फिर 6 से देख रहे हैं ये विभाजित है कि नहीं, तो वो संख्या 2 से विभाजित होना चाहिए। जो संख्या 6 से विभाजित होती है पहले ही 2 से विभाजित होना चाहिए, 6 से नहीं है। अब सीधा ये संख्या 9 से विभाजित है ना, 9 में 9 का गुणा कर देते हैं तो 81 हो जाता है, फिर 3 हो गया, फिर यहाँ पे स्वयं संख्या 81 से विभाजित है, ठीक है। तो कुल इसके इतने गुणनखंड बने, 16 का कौन सा बनेगा, 1 भी बनेगा, 2 से भी ये संख्या विभाजित है, और 4 चौका 16 होता है तो 4 से विभाजित है, 8 दूना 16 होता है तो यह 8 से भी 16। देखिए दोनों में कौन कौन मिल रहा है, तो दोनों में एक के अलावा कुछ और गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो रहा है, ठीक है। सारों गुणनखंड सिर्फ केवल एक है, तो यह दोनों संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी, सहभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, जिनके केवल एक ही गुणनखंड मिलेगा, ठीक है, एक ही जो इसमें उभयनिष्ठ रहेगा, वही दोनों संख्याएं आपस में सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, बाकी सब नहीं होगा। तो यहाँ पर यह भी बना, यह सहभाज्य संख्या बन रहा है, ठीक है, यह हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग नोट कर देते हैं, यहाँ पे ये एफ वाला, यहाँ पे ई भी बना और यह भी बना। यहाँ पे कुल 6 दिए गए थे हमें संख्याओं का युग्म हमें कुल 6 दिया गया था, इसमें से पहला बना और दूसरा बना और यहाँ पे ई बना और एफ बना। आ जाते हैं हम लोग छठे वाले प्रश्न में। छठा प्रश्न हम लोग को दे देगा ना, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। तो कह रहा है ना, एक संख्या हम लोग पास है, वो संख्या 5 से और 12 दोनों से विभाज्य मतलब विभाजित हो जाती है, तो और हमें यह भी बताना है कि किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। चलिए हम लोग देखिए, एक संख्या जो 5 और 12 दोनों से विभाज्य है ना, तो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं के सभी गुणनखंड उस संख्या में उपस्थित होंगे, तभी आप 5 से भी उसमें भाग दे देंगे और 12 से भाग दे देंगे, ठीक है। मतलब इन दोनों का गुणनफल से जो भी आप संख्या प्राप्त करोगे ना, ये वो सभी संख्याएं 5 और 12 से विभाज्य होंगी। लिख देते हम लोग, हल करने वाले हम लोग छठे वाले प्रश्न को लिख देते हैं। चूँकि संख्या 5 और 12 दोनों से, हमने लिख दिया कि चूंकि संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, तो इन दोनों के गुणनफल कर देने से ना पहली संख्या आपको मिल जाएगी। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं, लिख देते हैं। संख्या 5 और 12 से विभाज्य संख्याएं, कौन कौन सी संख्याएं 5 और 12 से होगा, इन दोनों का गुणनफल कर दीजिए, 12 5 60। यहाँ पे यदि हम लोग 60 में क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तो पूरी तरह से 12 बार विभाजित कर देगा, और 12 से भी यदि भाग देंगे 60 में तो 5 बार पूरी तरह से विभाजित कर देगा। तो कौन कौन संख्या बनेगा, 60 बनेगा, 120 में भी आप भाग देंगे 5 से तो पूरी तरह से विभाजित कर देगा, और 12 में भी कर देगा, ठीक है।
मतलब यहाँ पे 12 से 120 में भाग देंगे तभी कर देगा। फिर यही हो जाएगा 60 के जितने पहाड़े हो जाएंगे यही गुणज, यहाँ पे 60 120 6 दूना 12 6 18 180 बनेगा। 6 18 24 ये सब संख्याएँ बन रही हैं, जो कि यहाँ पर संख्या 5 और 12 से ये विभाज्य संख्या ये सभी हमने लिख दिया। तो आगे आपको कह रहा है ना किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। तो यहाँ पे इनमें से यदि कोई संख्या रहेगा ना वो कम से कम यहाँ पे 60 से तो विभाजित हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी सारी संख्याएं 5 और 12 से विभाजित जितनी भी सभी संख्याएं हैं वे संख्याएं क्या 60 से तो भाग चला जाएगा, क्योंकि ये पहली संख्या है जो 5 और 12 से विभाजित होगा। ये पहली संख्या है तो ये सभी संख्याओं को विभाजित कर देगा। लिख देते हैं 5 और 12 से विभाज्य संख्या, जिसमें भाग चला जा रहा है ये सब संख्याएं 5 और 12 से विभाज्य संख्या सदैव 60 से विभाजित होगी। ठीक है, एक बार और हम बता देते हैं किस प्रकार से हमने किया। देखिए पहले ही बता दिया कि जो भी संख्या है वो 5 और 12 से दोनों से विभाजित है। तो यहाँ पे पहली संख्या क्या हो जाएगा, इन दोनों गुणनफल कर दीजिए, वो संख्या 60 है। सबसे छोटी यही हो सकता है 60 120 से 180 ये सब संख्याएं क्या है 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। और सबसे छोटी की संख्या की हम लोग बात करें कि कम से कम वो कौन संख्या होगा जो इन सभी संख्याओं को विभाजित कर देगा, तो वो संख्या है 60 है, इन सब को विभाजित कर देगा। 60 को लिखें तो एक बार में, 120 को लिखें तो 2 बार में, 180 को लिखें 3 बार में। इसी प्रकार से 5 और 12 से विभाज्य संख्या सदैव 60 से विभाजित होगी। ठीक है, तो यहाँ पे छठा प्रश्न हमने हल कर दिया। आ जाते हम लोग सातवें प्रश्न में। सातवां प्रश्न देखे ना, एक संख्या 12 से विभाज्य, मतलब 12 से उसमें उस संख्या में भाग दिया जा रहा है तो पूर्णतः से विभाजित हो जा रहा है। और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी। तो यहाँ पे इसके गुणनखंडों से वो संख्या उसमें तो भाग चला ही जाएगा। ठीक है, हम आपको करके दिखाते हैं, लिखते हैं, हम लोग हल करने वाले हैं सातवें प्रश्न को। पहले हम लोग संख्या 12 के विभाज्य लिख देते हैं, 12 के गुणनखंड हम लिखते हैं। देखिए संख्या 12 कौन कौन संख्या विभाजित कर देगा, 1 है, 2 है, 3 भी विभाजित कर देगा, 4 भी कर देगा, 6 भी कर देगा और संख्या 12। ठीक है, हम उदाहरण के लिए कोई भी संख्या ले लेते हैं जो 12 से पूरी तरह से विभाजित हो। तो चलिए मान लेते हैं 12 पहाड़ा में जो आएगा 24 हो गया, 60 हो गया, ये सब संख्याएं 12 से पूरी तरह से विभाजित रहेंगे। चलिए हम मान लेते हैं 60 है वो संख्या, जिसमें यदि आप 12 से भाग दे रहे हैं तो पूरी तरह से ये संख्या क्या है 12 से विभाज्य हो जाएगी पूरी तरह से। 12 से भाग देंगे, 12 चौका 60, 4 बार में। तो यहाँ पे जो भी संख्या रहे वो देखिए, जब हमने 12 के गुणनखंड लिखे ना तो इतनी सभी संख्याओं से वो संख्या कोई भी आप लिख दें, कोई भी संख्या यदि 12 से विभाजित है ना तो वह देखिए 12 से तो होगा, साथ साथ इनके जो इसके जो गुणनखंड बने हैं 1 2 3 4, इन संख्याओं से भी आप 60 में भाग देंगे तो पूरी तरह से विभाजित कर देगा। जैसे हम यदि संख्या लिख दें 24 में यदि आप 12 से भाग देंगे तो 2 ही बार में पूरी तरह से इसको विभाजित कर देगा इस संख्या को। यहाँ पे 24 को 12 पूरी तरह से विभाजित कर दे रहा है। तो यहाँ पे जो 24 है, 24 के यहाँ पे जो 12 के गुणनखंड लिखे गए हैं ना, 12 के अलावा जो यहाँ पे ये सब है, यहाँ पे 24 इसमें 1 से विभाग चला जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, यहाँ पे 6 से विभाग चला जाएगा। ठीक है, तो यही सब जो गुणनखंड है 12 को छोड़ दीजिए, लिख देते हैं चूँकि संख्या 12 से विभाज्य है तब संख्या लिखते हैं 12 के सभी गुणनखंडों से विभाज्य होगी। ठीक है, यदि संख्या 12 से विभाज्य है तो यहाँ पे जो इसको 12 के गुणनखंड बने सभी गुणनखंडों से पूरी तरह से भाग दिया जाएगा। तो 12 को दे ही दिया है, बाकी सब जो बचा है वो लिख दीजिए, 1 2 3 4, 4 के बाद यहाँ पे 6। अतः वह संख्या, हम उस संख्या की बात कर रहे हैं जो 12 से विभाज्य है, अतः वह संख्या यहाँ पे 1 2 3 4, 6 से विभाज्य होगी। इससे भी उसमें पूरी तरह से भाग चला जाएगा, विभाज्य होगी। चलिए इस प्रकार से प्रश्नावली के सभी प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल अपने कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।